नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका आभा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी जिसका शीर्षक है 25वां प्रेम पत्र। ये कहानी उनके कहानी संग्रह 25वां प्रेम पत्र से ली गई है। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जेठ का महीना और कल हमारी शादी की 25वीं सालगिरह। 25 बरस, फिर भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। उससे बिछड़े भी तो 25 बरस हो चुके हैं। अरे, आज इतने बरसों बाद उसकी याद क्यों आ गई? अब कैसा दिखता होगा वो? मेरी स्मृति में एक बहुत पुरानी छाया कौंध गई। उन दिनों प्रेम सिया था मैंने, जिया नहीं सिया था। इतने बरसों में उस प्रेम की सीवन भी उधर चुकी है। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि अब वो कैसा दिखता होगा। क्या उतना ही मासूम, या समय ने उसकी मासूमियत छीन ली होगी? उसकी नौकरी बहुत अच्छी तो नहीं थी। हो सकता है घर गृहस्थी के जुए में पिसकर वो अब तक उम्र दराज दिखने लगा हो। बाल कम हो चुके हों, शायद सफ़ेद भी। हो सकता है चश्मा भी चढ़ चुका हो उन जादुई आंखों पर। मैं भी तो अब उतनी कमसिन नहीं रही, लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि मुझ पर उम्र बड़ी खूबसूरती के साथ उतरी है। मैं, क्षमा भार्गव, बेहिसाब सुंदरी, उन दिनों 19 बरस की हुआ करती थी। और वो दिव्यांशु चौधरी शायद 23 या 24 बरस का, 25 का भी हो सकता था। उफ, ये 25 का आंकड़ा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हाँ, वो यदा कदा आज भी मुझे याद आता है। सिर के घने बाल, दुबला शरीर, गहरी आवाज़ और उतनी ही गहरी आंखें। वो गाने बहुत अच्छे गाता था। गाने के साथ ही माउथ ऑर्गन भी बजाया करता था। मैं मुग्ध थी उसकी इस अदा पर। उन दिनों लोगों के बीच बतकही और अंत्याक्षरी खूब हुआ करती थी, और तब मुझे लगता कि उसका हर गीत सिर्फ मेरे लिए होता है। ना ना ना, ये बादलों पर लिखी कोरी प्रेम कहानी नहीं है, ये तो मेरी अपनी प्रेम कहानी है। वो एक छोटा सा शहर था जहाँ की ऑफिसर्स कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे। 1 नंबर बंगले से लेकर 16 नंबर बंगले तक सारे घर एक से खिलौने सरीखे। हम दोनों के घर पास ही पास थे। साथ ही साथ खेले कूदे, झगड़े लड़ाइयाँ करी। लेकिन एक उम्र आते आते मुझ पर जैसे बसंत आ गया, छा गया। आईने में मैं किसी और की आंखों से भी स्वयं को देखने लगी। सुंदर नैन नक्श, कजरारी आंखें, चहकती चिड़िया से महकते बोल। वो मुझे पसंद करने लगा है। मैं जान रही थी, समझ रही थी। उसका उठना बैठना, चलना बोलना, मुस्कुराना, सब कुछ मुझे भी तो अच्छा लगता था। पता नहीं ये कैसा भाव था जो मेरे मन में महकता था। ये भाव, उस नई नई उम्र का भाव। क्योंकि हम लोग बचपन से बाहर निकल आए थे, मन में कुछ बदल सा रहा था। हम रोज ही एक दूसरे को देखते, कुछ सहमे सहमे से प्रश्न हमारी आंखों में बसे रहते। तब मैंने 11वीं की परीक्षा दी थी और उसने बीएससी की। पढ़ने में उसका खास मन नहीं लगता था। जब उसके साथ के लड़के 12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर चले गए, उसने बीएससी में एडमिशन ले लिया। पता नहीं उसके जीवन का लक्ष्य क्या था, या शायद वो भविष्य के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोचता था। उसका सोचना था कि अगर सीधी सरल जिंदगी रहेगी तो कम तनख्वाह में भी गुजर हो ही जाएगा। उस समय उसके साथ ही पढ़ ही रहे थे जब उसकी नौकरी लगी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी। और उस नौकरी का आत्मविश्वास उसके चेहरे को दमका गया था। इस नौकरी का ही कमाल था कि उन्हीं दिनों आते जाते उसने चुपके से मुझे एक पत्र थमा दिया था, और मैंने भी उस पत्र को सबकी नज़रों से बचाकर चुपचाप अपनी किताब में रख लिया। पत्र को पढ़ने के लिए मुझे एकांत चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी की उस पर नज़र पड़े। मुझे पता था कि ये एक प्रेम पत्र है। रात के एकांत में उस पत्र को पढ़ते हुए मैं काँप रही थी। सुंदर धवल पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों वाला पत्र, इत्र की महक में डूबा हुआ पत्र। उस पत्र में कहीं भी कुछ अवांछनीय नहीं लिखा था। एक कोमल सी प्रेम कविता के माध्यम से प्रेम का आग्रह किया गया था, और नीचे दिव्यांश चौधरी का नाम। हाँ, एक उत्तर की अपेक्षा या अनुरोध अवश्य था। अगले ही दिन मैंने उस प्रेम पत्र का उत्तर दे दिया था। इस तरह थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हमारे बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हो रहा था। हम कभी भी एकांत में मिल सकने का साहस नहीं जुटा सके थे। मेरा जी करता कि किसी बहाने उसे देख लूं। जिस पल वो दिख जाता, मेरे लिए समय जैसे रुक जाता।
अक्सर मैं उसके घर सवाल हल करवाने पहुंच जाती या फिर माँ के हाथ की कोई सब्जी देने के बहाने। उसका आते जाते कहीं दिख जाना मुझे रोमांचित कर देता। तब नहीं जानती थी कि क्या यही प्यार होता है। मैं एक ऐसी गहराई में डूबती जा रही थी जहाँ कांटे भी फूल की तरह महकते थे। एक कोमल भावना मुझे बेचैन करती रहती थी। सोचती थी कि इंटर के बाद माँ को मना कर दिव्यांश के साथ अपने ब्याह की बात करूँगी। इंटर का नतीजा निकल आया था और मैं सेकंड डिवीज़न में पास हो गई। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। लंबे लंबे दिन रोमांटिक उपन्यासों के सहारे कटते। रोज़ सोचती कि माँ से अपने ब्याह की बात करूँगी, लेकिन गला सूखने लगता। बीए में एडमिशन लिया ही था कि इस बीच मुझे देखने लड़के वाले आए। लड़का बड़ा सरकारी अफसर था। माँ बाबा का विचार था कि मैं सुखी ही रहूँगी। उस पक्ष की तरफ से हाँ हो चुकी थी, लेकिन अभी शगुन नहीं हुआ था। एक रात जब बाबा कहीं बाहर गए थे, मैं माँ की गोद में मुँह छुपाकर भरभरा कर रो पड़ी। मुझे दिव्यांशु से ब्याह करना है माँ। मुझे दुलारती हुई माँ सन्न। अरे ऐसा कैसे? एमआर से कैसे शादी कर दें तेरी, जब सरकारी अफसर लड़का तेरे लिए हाँ कर चुका है? फिर जात बिरादरी भी तो अलग है हमारी, लोग क्या कहेंगे? माँ बौखला उठी थी। ना बिटिया, ये प्रेम प्यार रहने दे, घर गृहस्थी में पैसा काम आता है, बाबा सुन लेंगे तो मार ही डालेंगे। माँ रोती जाती और समझाती जाती। माँ के मन में बाबा के लिए बहुत मान था। वो नहीं चाहती थी कि मेरी तरफ से कोई ऐसी वैसी बात हो जिससे बदनामी हो। मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी वो, लेकिन तभी अचानक से उठी और मेरे कमरे में जाकर बड़ी तेजी से कुछ खोजने खंगालने लगी, टटोलने लगी। अलमारी के भीतर, कपड़ों के बीच में, मेरी टेबल पर, पलंग के गद्दे के नीचे। अंततः वो सफल हुई। मैंने देखा कि उनके हाथ में दिव्यांशु के लिखे प्रेम पत्रों का लिफाफा था। ममतामयी माँ ने एकाएक चंडी का रूप धर लिया था। मेरे सामने ही सारे के सारे प्रेम पत्रों को उन्होंने फूंक दिया। पूरे 24 प्रेम पत्र थे जिन्हें मैंने संभाल कर रख छोड़ा था। हार कर मैंने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया। उन दोनों लड़कियां वही करती थीं, वही सोचती थीं जो उनके माँ बाप चाहते थे। फिर मैं अपवाद कैसे होती? जिस समय दिव्यांश को मैंने ये बात बताई, उसका चेहरा उतर गया, लेकिन वो संयत और स्थिर रहा। उसका माउथ ऑर्गन उसके हाथ में था। उसका हाथ थामते हुए मैंने माउथ ऑर्गन अपने हाथ में ले लिया। शायद ये हमारे अधूरे असफल प्रेम का अंतिम उपहार था। उसने वचन दिया कि मेरे लिखे प्रेम पत्रों को किसी नदी में विसर्जित कर देगा। इस अधूरे प्यार के लिए वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसका भी ब्याह तय हो गया, मेरी सहपाठिनी पायल के साथ। एक खंजर सा चुभ गया था मेरे दिल में। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी उसे? फिलहाल उसकी शादी मेरी शादी से कुछ दिन पहले होने निश्चित हुई थी। उसे दूल्हा वेश में देखना चाहती थी मैं। पायल की शादी का मंडप बन रहा था। मैं उसके घर पर ही थी। तिलक, हल्दी, मेहंदी, हर रस्म में महसूस करती रही कि वो पायल नहीं, मैं ही तो हूँ। लेकिन ये सच तो नहीं था। पायल के ब्याह के दिन मैंने भी खूब श्रृंगार किया था। सभी घराती बारात की प्रतीक्षा में थे। बारात आने में देर होती गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। अंततः मैं बिना बारात देखे घर वापस लौट आई। वक्त कभी ठहरता नहीं। मेरा भी ब्याह हुआ। एक के बाद एक साल बीतते गए। घर गृहस्थी की दुश्वारियों के बीच पिछला सब कुछ भूलता छूटता चला गया और आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस मौके पर पहनने के लिए खास सिल्वर कलर की साड़ी, चूड़ियाँ, क्लिप, यहाँ तक कि सैंडल भी रुपहले ही थे। कानों में चांदी की चांदवाली और गले में, ओ हाँ याद आया, माँ की दी हुई ठोस चांदी की हंसली भी तो है, जिसे मैंने ब्याह के बाद बस एक ही बार पहना है और वो घर की अलमारी के लॉकर में ही तो रखी है तब से। सोचा उसे ही निकाल कर पहन कर देखूँ, अच्छी लगे तो कल की पार्टी में पहन लूँ। लॉकर में काफ़ी पीछे तक टटोलती रही। अचानक कुछ हाथ से टकराया। देखा वो माउथ ऑर्गन था और उसमें चिपका एक कागज़। खोल कर देखा, वो दिव्यांशु का लिखा हुआ 25वां और अंतिम प्रेम पत्र था। माँ की पैनी दृष्टि से बच गया था वो प्रेम पत्र, क्योंकि उस समय वो मेरी किसी कॉपी में दबा रह गया था। उफ, इस 25वें प्रेम पत्र को आज के दिन ही मिलना था। कैसा अजब संयोग। मेरे लॉकर में आज तक उसी साल और महीने का अखबार बिछा हुआ है जिस साल मेरी शादी हुई थी। ये भी तो हैरान करने वाली बात है। मैं आगे आगे सब सहेजती रही, लेकिन ये दोनों निशानियां रख कर भूल गई, और ये दोनों निशानियां मेरे लॉकर के पिछले कोने में सांस लेती रहीं। प्रेम के उस पुर्जे को मैं देर तक मोड़ती रही, खोलती रही, कुछ सोचती रही।
स्वयं में डूबती उतराती रही, समाती रही, मगर न जाने क्या था जो पा न सकी। जी में आ रहा था कि एक बार उसे ढूंढ कर मिल लूँ क्या। सोशल मीडिया के इस युग में उसे ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। एक बार मिलने में क्या हर्ज है। अपने किशोर प्रेम को दोबारा से जी लेने में कोई बुराई तो नहीं है। पता नहीं क्यों उसकी याद उस पल बड़ी शिद्दत के साथ आई। मन डूबने डूबने को हो आया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि उस प्रेम पत्र में लिखे हुए सारे शब्द धुंधले होते जा रहे हैं। वो पीला पड़ा कागज धीरे धीरे उधड़ने लगा। उसकी प्यारी सी खुशबू न जाने कब की उड़ चुकी थी। अतीत की उलझी हुई स्मृतियां मेरे चेहरे पर फैली हुई थीं। मैं उस टूटे फटे कागज के पुर्जे को टुकड़े टुकड़े होने से नहीं रोक सकी। माउथ ऑर्गन पर आहिस्ता से हाथ फेरा, मानो उस पर से समय की धूल झाड़ रही थी मैं। कुछ यादें, कुछ बातें मन को विगलित कर रही थीं। इतने बरसों बाद किसी भूले हुए, छूटे हुए, खोए हुए को इस तरह से याद करना आपके अपने के प्रति विश्वासघात ही तो है। मेरे मन का छलावा। इस भ्रम जाल से मुझे बाहर निकलना होगा। तभी एक आहट हुई, क्षमा। मुड़कर देखा, कमरे के दरवाजे पर स्वप्निल खड़े थे, पिछले 25 बरसों से मेरे सुख दुख के सहभागी। मैं उनको इस तरह देखने लगी मानो पहली बार देख रही हूँ। खोई खोई स्तब्ध सी, अनायास ही उनसे लिपट गई थी मैं। मेरे हाथ का माउथ ऑर्गन जमीन पर गिर गया था। क्या हुआ तुम्हें, इतनी घबराई हुई क्यों हो? स्वप्निल ने दुलार से पूछ लिया। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया, बस मैं अपने मन में शर्मिंदा थी। स्वप्निल के अधरों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस किया था मैंने। कुछ पल के बाद जब हम अलग हुए तब मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों मैं इतनी भावुक हो आई थी। उसके कुछ क्षणों के बाद हम दोनों चुपचाप थे, अपनी अपनी व्यस्तताओं में रमे हुए। तभी घर में आए मेहमानों में से किसी का छोटा बच्चा दौड़ता हुआ कमरे में आया और जमीन पर पड़े उस माउथ ऑर्गन को उठाकर भाग गया। आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी 25वां प्रेम पत्र। पहले प्यार के एहसास से रची बसी ये कहानी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।